सगळ्यांना नमस्कार. आज आपण जो विषय घेणार आहोत तो थोडंसं महाराष्ट्राच्या शेजारी छत्तीसगड मधल्या राज्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. आणि आम्ही हा विषय ह्याच्यासाठी निवडला की बरेचदा आपल्याला सुकमा किंवा छत्तीसगड याच्याबद्दल जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा एक तर खूप अतिरंजित गोष्टी आपण ऐकतो, खूप जास्त भीती किंवा अगदीच रोमॅन्टिक परिकल्पना अशा काही टोकाच्या गोष्टी आपण छत्तीसगड बद्दल ऐकत आलेलो असतो. आणि आज आपल्या सोबत नीरज नावाचा जो अतिशय तन्मयतेने शिकवणारा शिक्षक आहे तो आपल्या सोबत आहे. आणि खरोखर तिथे तळागाळात जमिनीवर काम करणाऱ्या शिक्षकाचा काय अनुभव आहे ते आपण सगळे जाणून घेणार आहोत. आज जे सेशन आहे ते होस्ट करायला माझा सहकारी यतीश जाधव हा आलेला आहे आणि तो नीरज नायडू सोबत गप्पा मारणार आहे. फक्त हे जे ही जी चर्चा असणार आहे ती हिंदीमध्ये असणार आहे, तर सर्वांनी ह्याचा नक्की फायदा घ्यावा. नमस्कार सभी को। जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था तब मेरे ख्याल में एक बात आई, जो एक सुंदर वाक्य जो बाबा आमटे ने कहा था कि गिव देम अ चांस नॉट अ चैरिटी। उन्हें मौका देने की जरूरत है। जब आप उनको मौका देंगे तो वो खुद आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही विचारों के साथ भारत देश में कई सारे संस्थाएं काम करती है और उन्हीं संस्थाओं में से आज हमारे साथ शिक्षार्थ संस्था के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेने वाले हैं। आज का विषय देखे तो वैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगभग उसी जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। और आज हमारे बीच शिक्षार्थ संस्था के सह संस्थापक नीरज नायडू जी हमारे साथ है। नीरज जी पिछले 5 सालों से शिक्षार्थ के साथ सुकमा छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। नीरज जी के बारे में जब पढ़ाया जाता है तब एक उत्तम शिक्षक कैसे होता है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जो कुछ मैं शिक्षक मैं जानता हूँ उनमें से वो एक बेहतरीन शिक्षक है। छत्तीसगढ़ में वो कार्यरत है। शालेय पाठ्यक्रम और समाज का ज्ञान इनको मिलाकर उन्होंने शिक्षण विद्या बनाई है और वो शिक्षण विद्या आदिवासी समाज तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। उनके कुछ उपक्रम है, डे और नाइट विजय स्टडी, बचपन बचाओ के साथ वो काम करते हैं जो कि दंतेवाड़ा में चलाया जाता है। कोविड के बाद जो भी परिस्थितियां सामने आई है उसके उत्तर में उन्होंने कुछ शैक्षणिक साहित्य निर्माण किए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आदि जैसे वो बहुत सारे उपक्रम चलाते हैं। आइए तो हम उन्हीं के बारे में उन्हीं से सारी जानकारी हासिल करेंगे। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद यतेश, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज से बिल्कुल आ रही होगी और मैं नजर भी आ रहा हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, आ रही। इस क्षेत्र में थोड़ी ठीक है यतेश, थैंक यू। तो मैं लोक बिरादरी प्रकल्प का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आकर अपनी बातें रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का की जो मैं पूरी बात करने वाला हूं उसको मैंने सोचा कि मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूं और एक बार मोटे स्तर पर ये बता देता हूं कि मुख्य बातें किस बारे में होगी। तो जो पहला भाग होगा वो रहेगा कि जो हमारा ये क्षेत्र है, जो मैं और मेरी संस्था सुकमा नामक क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं और उसके पहले से भी इस दक्षिण बस्तर में रहे हैं। तो ये जगह क्या है, यहाँ किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, यहाँ की शिक्षा कैसी है, इस पर हम कुछ बातें करेंगे और उसमें हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, शिक्षा पर कैसे एक ऐसा इलाका जो कि आदिवासी बाहुल इलाका माना जाता है, इस क्षेत्र में शिक्षा में क्या क्या प्रयोग यहाँ पर हुए हैं, इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो ये रहा पहला भाग और इसके बाद हम शायद कुछ सवाल ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बड़ा लंबा एक मोनोलॉग हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा भाग आएगा जिसमें हम कोविड सिचुएशन के बाद, कोविड की जो
पूरी समस्या महामारी शुरू हुई, उसके बाद स्कूल बंद हुए, और उसके बाद क्या हुआ, बच्चे घर पर चले गए, स्कूल बंद हो गए, बच्चे सीखेंगे कैसे, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए। उस पर क्या हो रहा है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इस समय को बच्चों के शिक्षण को नजरिए में रखते हुए हम कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे और फिर से हम सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 2 भाग वाला जो खंडित ये जो पूरा टॉक रहेगा, ये ठीक ठीक हो। तो शुरू करता हूं मैं, और इस बीच भी अगर किसी को कोई प्रश्न ऐसे मन में आए तो बिल्कुल चैट उसमें लिखकर बिल्कुल भेज सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं। शुरुआत, जैसे कि यतेश ने मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिया है कि काफी समय से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उससे भी पहले आता है कि ये जगह कौन सी है। तो मैं इस जगह के बारे में सबसे पहले आप लोगों को का परिचय कराना चाहता हूँ। तो इस जगह का नाम है सुकमा। सुकमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है, जो कि बहुत ही नया बना हुआ है, करीबन 8 साल हुए हैं, 2012 में ये जिला बना था। और तो किसी भी चीज को बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 उसके भाग हो सकते हैं। तो सुकमा के 2 पहलू हो सकते हैं। एक होगा फंडामेंटल पहलू, यानी मौलिक जो पहलू होगा, और दूसरा जो पहलू है वो इंसिडेंटल पहलू है, यानी कि घटनात्मक मान सकते हैं। हालांकि ये सही हिंदी अनुवाद नहीं होगा। तो जो मौलिक सुकमा है वो जो कि छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सदर्न टिप कहेंगे, यानी कि बिल्कुल दक्षिण भाग में है, यानी कि कुछ राज्यों से ये अपना जो बॉर्डर है वो सीमा शेयर करता है। और उसके बाद यहाँ ये जो पूरा जो जिला है, यहाँ पर ज्यादातर लोग आदिवासी हैं, जो कि बहुत अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग आदिवासी समुदाय के हैं। और इनकी यहाँ पर सभी इनकी ये जो सारे समुदाय हैं, इनकी अलग जीवन शैली है। इनके जीने का तरीका जो है वो इनका अपना है, जो कि अगर मैं किसी दूसरे शहर से यहाँ आकर रह रहा हूँ तो मेरे लिए ये जो जीवन शैली है ये अलग है। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल एक बहुत ही अलग ही खूबसूरत नजरिया है। प्रकृति से लोगों का बहुत ज्यादा जुड़ाव है। प्रकृति में रहकर ही एक तरीके से पूरा जीवन जिया जाता है। मेरा जन्म बिलासपुर नामक शहर में हुआ, जो कि एक शहर है, और मैं उस शहरी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जब मैंने यहाँ आके देखा तो मेरे लिए बड़ा ही बहुत एक जिसे कहेंगे रिविलेशन था। एक कुछ नया मेरे सामने आ गया कि अच्छा, ऐसे भी जिया जा सकता है, प्रकृति के इतने करीब भी लोग रह सकते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत नया था और मुझे फिर बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। उसके बाद जैसे कि ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। ज्यादातर जो काम है यहाँ पे, ज्यादातर पूरा जीवन जो है वो कार्य आधारित है। और जो मुख्य काम है, जैसा कि गढ़चिरौली में भी कुछ इस प्रकार का ही होगा, सुकमा में भी बिल्कुल इस प्रकार का ही है कि जो मुख्य काम है वो है, अगर खेती है एक सीजन में तो बारिश पर निर्भर खेती है। उसके बाद जो ज्यादातर चीजें हैं वो जंगल से ही उपलब्ध हो जाती हैं। और हर सीजन में, जैसे कि महुआ हुआ, महुआ के जो फल होते हैं, टोरा हुआ, उसका इमली हुई, आम हुआ, अनेक प्रकार की चीजें जो है ये जंगल में उपलब्ध होती हैं और ये बिल्कुल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहती हैं। इसको जो है इकट्ठा कर लिया जाता है और उस पर बहुत कुछ जो है आजीविका जो है वो आधारित होती है। यहाँ के जीवन में एक बहुत ही जबरदस्त आत्मनिर्भरता जो है मुझे देखने को मिलती है, सेल्फ सफिशिएंसी जिसे कह सकते हैं। जो ये आत्मनिर्भर अभियान के बहुत पहले से ही ये आत्मनिर्भरता देखने को मिली है। तो क्योंकि मार्केट जो बिल्कुल हाट बाजार वगैरह तो हुआ करते ही है, लेकिन जो एक तरीके से जो मेरे जैसे शहरी लोग हैं और उनका और मेरे जैसे लोगों का एक मार्केट पर आधारित एक जीवन है, वो बहुत ही कम है। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीजें और मुझे देखने को मिली है, जैसे कि ओपननेस, एक खुलापन है जीवन को जीने के लिए, एक समानता है महिला या पुरुष में,
बच्चे अपने, जो कि ये शहर से बिल्कुल अलग है, बच्चे अपने घर की आजीविका में पूर्ण योगदान देते हैं, यानी कि हर काम में शामिल होते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो। बिल्कुल नन्हे बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी छोटे से छोटे बच्चे भी बिल्कुल काम में पूरा योगदान देते हैं, सारी चीजें बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये रही कुछ जो है फंडामेंटल बातें जो सुकमा की है, कि ये मौलिक बातें हैं, ये सुकमा में तो है ही। और इस प्रकार से यहाँ पे बहुत एक बढ़िया जीवन है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां तो हर समुदाय में होती है, वो बिल्कुल उसके साथ निहित होती हैं। और इसके अलावा जो अगला जो भाग है सुकमा का, दूसरा पहलू है, वो है इंसिडेंटल पहलू। जैसा कि मैंने कहा, जो कुछ हो रहा है इस समय में, तो जैसे कि एक जिसके लिए सुकमा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आप सभी भी शायद न्यूज वगैरह में सुनते ही होंगे, वो है कि जो सुकमा और ये जो आसपास के जो कुछ और जिले हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बीजापुर जो कि महाराष्ट्र से भी जुड़ता है, तो ये कुछ जिले जो हैं, ये जो पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ है, ये कुछ जिले माओवादी क्रांति का बहुत बड़ा केंद्र इस समय है। और इसकी वजह से, और तो ये लगभग 1990 के समय से यहाँ पर शुरू हुआ और इतने सालों तक चलते आ रहा है। और बहुत वर्षों की प्रताड़ना लोगों को सहनी पड़ी है, बहुत हिंसा देखनी और सहनी पड़ी है, और इससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और इससे लोगों में एक प्रकार का डर है, प्रताड़ना एक बिल्कुल व्यापक सतत रूप से चलती आ रही है, उससे बिल्कुल जीवन शैली में बहुत अस्त व्यस्तता आई है। और इससे न केवल शिक्षा बल्कि और जो विकास के क्षेत्र हो सकते हैं, उस पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये है कि जिसको हम इस चीज को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से ज्यादा जानते हैं, और सरकारी भाषा में कहें तो एक तरीके से इस क्षेत्र में इंसर्जेंसी है। और यहाँ पर इसलिए फोर्सेस डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ फोर्सेस हैं, लोकल पुलिस फोर्सेस हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार की हिंसा हमेशा होती ही रहती है। ऐसा नहीं कि सब जगह सुकमा में हर जगह हिंसा है, काफी कुछ बहुत अंदर के गांव जो होते हैं, जहां से रोड नहीं जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा लोग जा भी नहीं सकते हैं, जो गांव वाले हैं वो वहीं पर हैं, तो उन जगहों पर जो है वो वहां पर ज्यादा हिंसा देखने को मिलती है। अभी हम लोग यहाँ पर सुकमा में 5-6 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ना ही हमें किसी प्रकार से कोई इस चीज से हम प्रभावित हुए हैं। तो हम अपना काम बिल्कुल आसानी से अभी तक कर पाए हैं। तो ये थी एक इंसिडेंटल बात सुकमा के बारे में। और तो ये हो गया मुख्य रूप से सुकमा के बारे में। और फिर इससे अगर हम आगे बढ़े, तो इतने वर्षों में एक तरीके से एक मान्यता है कि सुकमा और ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये जो कुछ जिले हैं छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े जिलों में, सरकारी भाषा में अगर कहूँ तो पिछले जिलों में इनको रखा गया है। और पिछड़ा क्या है, इस पर एक बहुत बड़ा अलग मुद्दा है वो, और इस पे बहुत वाद विवाद भी हो सकता है कि किसको पिछड़ा कहना है या नहीं कहना है। लेकिन जो सरकारी भाषा में इस प्रकार से प्रयोग होता है। क्योंकि पिछड़ा क्यों है? क्योंकि रोडें नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत कम है गांव से मेन रोड की, शिक्षा का स्तर बहुत निचला है, 30% के लगभग लिटरेसी रेट का दावा है, जो कि नेशनल एवरेज जो है उससे काफी कम है। इस तरीके के कुछ बिंदु हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल से मिल पाती है। गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको शहर मेन सुकमा टाउन तक आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है कि कैसे आए, रोड तो है नहीं काफी सारी जगह। तो ये कुछ चीजों पर इसको ऐसा पिछड़ा जिला नाम दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से सुकमा के स्तर पर बात हो गई है। और इसके अब जो हम दूसरे भाग में इसके आगे बढ़ते हैं, वो है कि एक सुकमा जैसे इलाके में इसमें दो पहलू है। एक इलाका जो कि जो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि पिछड़ा इलाका है, दूसरी बात ये है कि एक जो पूरी माओवादी हिंसा है उससे भी जूझ रहा है। और
तो ये दोनों की वजह से आम जनजीवन में और खास करके शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा है, और इस पर हम अब जो है थोड़ी बात करते हैं। तो स्कूलों की अगर बात करें सुकमा में, तो यहाँ पर ऐसे भी स्कूल हैं जो कि 1950 में बने हुए। मुझे याद है मैं बीजापुर भी गया था और मैंने शायद वहां 1920 या 1930 का स्कूल भी देखा था। तो आजादी के पहले भी यहाँ स्कूल खुल चुके थे, लेकिन शायद वो एक ही स्कूल होगा। और अभी आज की अगर हम बात करें तो शायद पूरे भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि सुकमा में बहुत ज्यादा बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, क्योंकि अब गांव गांव तक स्कूल जो है वो पहुंच चुके हैं। आरटीई आने के बाद ये बहुत स्कूलों का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ा और शिक्षकों की बहाली हुई, और फिर जो है शिक्षा को गांव गांव तक ले जाने की बात हुई और पहुंची भी शिक्षा। हालांकि हालांकि क्योंकि सुकमा जैसा क्षेत्र माओवादी हिंसा का केंद्र रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से हिंसा हमेशा से चलती आई है। और 2005 में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम था सलवा जुडुम मूवमेंट, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। और उसके बाद फिर फोर्सेस आई और फिर हिंसा और बढ़ती गई, तो बहुत सारे स्कूल भी जो है उस हिंसा के वजह से नष्ट हो गए। तो करीबन 100 से ज्यादा स्कूल जो है सुकमा का एक ब्लॉक है, सुकमा में 3 ब्लॉक हैं, यानी कि खंड है, तो उसमें से एक ब्लॉक है कोंटा ब्लॉक, तो वहां वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो वहां पर लगभग 100 स्कूल जो है वो बंद हो गए, और बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके पास स्कूल ही नहीं था पढ़ने के लिए, वो ड्रॉप आउट हो गए। तो ये एक जो है प्रभाव है हिंसा का, क्योंकि इस हिंसा की वजह से ये जो है बंद हो गए स्कूल। तो ये एक बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इसके बाद जो दूसरी चीज हुई, ये हुई कि लगातार ये जो गतिविधियां चल रही हैं, हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे बड़े सब शामिल होते आए हैं। तो वहां अगर शामिल होंगे तो स्कूल तो नहीं जा पाएंगे, तो ड्रॉप आउट रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा एक पहलू है कि कैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियां जो है ये इस क्षेत्र में हो रही हैं। और तो ये रहा एक हिस्सा हिंसा से शिक्षा पर क्या प्रभाव हुआ। उसके बाद एक छोटी सी और बात बतानी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ये आगे हमारा जो ये है बातें और आगे बढ़ पाएंगी। वो ये है कि अभी बहुत सारे बच्चे जब ड्रॉप आउट हो गए थे, तो अब उनको वापस स्कूलों में कैसे लाया जाए, इस पे बहुत चर्चा हुई सरकार की तरफ से, और एक नई योजना बनाई गई कि आवासीय विद्यालय बनाए जाए। तो आमतौर पे ये सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर अगर आप कभी आएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे आवासीय विद्यालय दिखेंगे, और ये आवासीय विद्यालयों में 500 बच्चे रहते हैं, और कुछ बालिका आवासीय विद्यालयों में तो 600-650 भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि बालिका आवासीय विद्यालय कम है इसलिए। तो अभी विद्यालय बनाए गए इन बच्चों के लिए जो कि ड्रॉप आउट हो चुके हैं, और वो इस वजह से आवासीय विद्यालय बने। पूरी एक कहानी शुरू हुई कि क्या है, और वर्षों तक आवासीय विद्यालयों में रहते हैं, और किस तरीके से अपने गांव से भी उनका जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे कम होने का जो है वो खतरा हमेशा बना रहता है। अब स्कूल में आकर रहकर बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये भी एक अलग बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो कितना सीख पा रहे हैं इस चीज को, जो स्कूली शिक्षा पूरी यहाँ पर मिल रही है। और दूसरी बात कि गांव से भी जुड़ाव अगर खत्म हो तो फिर एक इंसान या बच्चे के पास क्या बचेगा, ये एक बहुत प्रश्न सूचक वाक्य बनता है। तो ये एक छोटी सी शिक्षा पर क्या है ये कहानी है। इसके अलावा सर इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं, आवासीय विद्यालयों पर बहुत तगड़ा काम हुआ है, बहुत सारे बच्चे आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो साधारण स्कूल चल रहे थे, डे बोर्डिंग स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पीएसएमएस,
ये सब तो चल ही रहे हैं। तो इस तरीके से सुकमा और ये जो है सुकमा की शिक्षा है। और अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ूं और इसके बाद अगर आगे बढ़े तो कुछ इस बिंदु में अगर जाएं कि अब बच्चे स्कूल आ चुके हैं सुकमा जैसी जगह में, और जो कि एक मुश्किल जगह है, और बच्चों के दिमाग पर हिंसा का गहरा असर है। कुछ हद तक साइकोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। डर है, जहन में डर है उनके, और ये सब लेते हुए बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं और उनकी अब स्कूली शिक्षा शुरू हो रही है। तो यहाँ पर कुछ जो है मुख्य बिंदु जो मुझे देखने को मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। तो जो सबसे बड़ी बात जो शायद हर शिक्षक इस चीज से जूझता होगा, या ऐसे जो ऐसे इलाकों में काम करती हैं जो कि बहुत मेन स्ट्रीम से जुड़ाव उतना नहीं है, ये मिली है कि जो गांव और एक स्कूल और ये गांव की जो जीवन एक देखने को मिलता है, जुड़ाव जो है नहीं देखने को मिला है मुझे। अगर मैं अपने अनुभव से ही बात करूं, सिर्फ सुकमा और दंतेवाड़ा का जो भी अनुभव रहा है, उस हिसाब से मुझे ये जुड़ाव नहीं देखने को मिला है। हो सकता है ये जुड़ाव कुछ कुछ गांव में हो भी, लेकिन फिलहाल तो ये जुड़ाव नहीं है, क्योंकि स्कूल कुछ बातें करता है अपने हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और जो भी किताबों में लिखा है वो बात करता है, और यहाँ बच्चे अपनी एक अलग जिंदगी जीते हैं जिसमें वो अपने काम करते हैं, जानवरों के साथ उनका एक रिलेशन है, शिकार होता है, खेती होती है, पेड़ पौधों के साथ एक रिलेशन है, बहुत ज्यादा एक रिलेशनशिप बेस्ड एक रिश्ता है, और उसी पर सब कुछ एक जीवन आधारित है। अभी स्कूल जो है उसमें बिल्कुल एक नई दुनिया है, और बहुत सारे बच्चे ज्यादा इस क्षेत्र में तो पहली बार उनके माँ बाप स्कूल नहीं गए हैं और पहली बार ये बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो बहुत ही नया है स्कूल। अब इस नएपन में जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। अब बच्चा स्कूल जाता है और उसको सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हिंसा की वजह से बच्चों के मन में डर है, एक दिमागी स्थिति जो है उसमें भी थोड़ी परेशानी है। आप हिंसा में रहते हैं काफी समय तक, तो ये परेशानी अपने आप आ ही जाती है। तो अब स्कूल में जाकर बच्चा अपेक्षा करता है कि मुझे कोई कोई ऐसा इंसान होगा जो मुझे रेस्पेक्ट के साथ मेरे साथ बात करेगा, और जो भी सिखाना है वो सिखाएगा। बट कई बार ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है कि स्कूल भी अपने आप, जितने मैंने यहाँ पर स्कूल देखे हैं, स्कूल भी अपने आप एक और हिंसा का एक बहुत बड़ा यहाँ वो गढ़ बन जाता है, जहाँ पर मार डांट कर सिखाया जाता है, और बच्चों को लगातार एक और बहुत बड़ी प्रताड़ना जो है वो स्कूल में सहनी पड़ती है। तो एक तो जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसका जीवन वही पीछे छूट गया, और फिर बच्चा स्कूल आया, और फिर वहां पर एक नई दुनिया है जिससे बच्चे का कोई जुड़ाव नहीं है, और उसमें भी प्यार और रेस्पेक्ट जैसे जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, इन सब की भी बहुत कमी जो है मैंने इस में देखा है। तो इस वजह से अपने आप जो है पूरे सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया है तो उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और उस वजह से ही एक मान्यता रही है, कई किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा, या कई टॉक या वेबिनार में भी आपने सुना होगा कि काफी सारे शिक्षकों का ये बहुत कंप्लेन रहा है सुकमा जैसे क्षेत्रों में, कि ये यहाँ इन क्षेत्रों के बच्चे जो हैं ये सीख नहीं पाते हैं, इन क्षेत्रों के बच्चे तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, या हिंदी ही नहीं सीख पाते हैं, या गणित हल नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स रहे हैं। तो ये जो कुछ मान्यताएं हैं,
या बहुत जो सरकारी अगर भाषा का फिर से प्रयोग करूं तो लो लर्निंग लेवल करके टैग कर दिया जाएगा कि अरे ये इनकी तो लर्निंग लेवल पर है ही नहीं, बहुत बहुत कमजोर हैं। इस तरीके से कुछ मान्यताएं हैं और ये जो टैग्स हैं ये हम यहाँ पर चिपका देते हैं बच्चों के। और लेकिन इस पर सोचना और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मान्यताएं क्यों बनती जा रही हैं। शायद और जगह नहीं भी हो, लेकिन इस तरीके के मध्य प्रदेश में तो, और झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों की को थोड़ा बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है और ऐसी मान्यताएं शिक्षक बताते हैं। तो ऐसी मान्यता बन रही है। उसके बाद तो अगर इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार भी किया जाए कि क्या है, क्यों है, तो बहुत सारी मुख्य बिंदुएं निकल कर आएंगी और वहीं से फिर जो हमारा जो काम है वो शुरू होगा। तो वो मुख्य बिंदु जो कुछ कुछ है उसको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि जैसा मैंने कहा, सुषमा में जो बच्चे हैं या जो समुदाय है वो बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जिसमें से गोंडी है, हल्बी है, धुरवा है, दोरली है, कई सारी भाषाएं हैं और ये सारे अलग अलग समुदाय से आते हैं। अभी जैसे ही ये स्कूल में आते हैं इनकी भाषा गायब हो जाती है। या तो कुछ कुछ ऐसे स्कूल हैं जो ये कह देते हैं कि अपनी भाषा घर में रखो और यहाँ पर हिंदी बोलो। कुछ ऐसे भी यहाँ पर स्कूल देखने को मुझे मिले हैं, जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में होता था कि अंग्रेजी में बोलो वरना 10 रुपए फाइन दो। तो उस प्रकार का भी कुछ स्कूलों में, जो कि सो कॉल्ड अच्छे स्कूल माने जा रहे हैं इस समय सुकमा के, कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है कि बिल्कुल अगर अपनी भाषा में बात किया तो फाइन पड़ जाएगा। और तो भाषा से आपने तोड़ दिया, जीवन से जुड़ाव भी तोड़ दिया। उसके बाद प्यार और रिस्पेक्ट की बात भी टूट गई। तो इतने सारी चीजों की वजह से और इसके ऊपर एक जो और सबसे खतरनाक जो बिंदु आ गया वो ये बोल दिया, अगर किसी ने बोल दिया स्कूल में आके, स्कूल में बहुत अधिकारी वगैरह लोग आते रहते हैं, और किसी ने बोल दिया कि अभी स्कूल में तुम लोग आए हो, अभी तुम्हें यहाँ पर कुछ बनना है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, वापस गांव जाकर गाय चराओगे या वापस गांव जाकर खेती करोगे। इस तरीके की बातें बोल दी तो बच्चा तो वैसे ही टूट गया कि उसको ये लगने लगेगा कि मेरा जो पूरा जीवन है वो तो बहुत निचला है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, और जो ये सामने खड़ा हुआ बोल रहा है मुझे यही सब कुछ है और इसी की तरह बनना है। तो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वहां से टूटना शुरू होता है। तो ये सारी बहुत सारी जो बातें हैं जो एक बच्चे को तोड़ती हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो ये कुछ, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं और है भी। और यहीं से जो है जब हमने काम करना शुरू किया, मैं एक पिछले 5 साल पहले मैं एक स्कूल में आया, ऐसे ही एक आवासीय विद्यालय में जिससे 500 बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे कक्षा 5वीं को पढ़ाने वहां दिया गया था। और मैंने भी सबसे बात किया शिक्षकों से और मुझे इसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिली कि सर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ मुमकिन नहीं है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये नहीं सीख पाएंगे, आप चाहे कुछ कर लो। तो इस तरीके की बातें हुई और फिर हमने अपना काम शुरू किया और हमने कुछ मुख्य बिंदु पकड़े, जो कि प्रथम बिंदु जिसका बनता है भाषा, जो हर जगह इवन संवैधानिक अधिकार में भी ये कहा गया है कि हर बच्चे की शिक्षा जो है वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और ऐसा होता भी है। महाराष्ट्र में उनके जो मीडियम्स हैं मराठी मीडियम में पढ़ते हैं, कर्नाटका में है तो कन्नड़ा है, अगर तमिलनाडु है तो तमिल मीडियम है। लेकिन जब हम इन क्षेत्रों में आते हैं तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए या छत्तीसगढ़ चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट भी चले जाइए, तो इन क्षेत्रों में जो भाषाएं हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, और ये तो डायलेक्ट है, बोली है, ऐसा बोल के बस ऐसा छोटा बना दिया जाता है। और स्कूल में तो उसका कुछ काम ही नहीं है। नाम मात्र के लिए कुछ छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबों में 1 या 2 चैप्टर गोंडी में लिख के आ जाता है, नाम मात्र के लिए, उसको कोई पढ़ाता भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो हमने सोचा कि भाषा जो है एक मुख्य बिंदु हो सकता है जिसको हम कक्षा में लेकर आ सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जो कक्षाएं हैं वो मल्टीलिंगुअल कक्षाएं बने, कि बच्चे के जो अनेक भाषाएं हैं
उनको कक्षा में उन भाषाओं को प्रयोग करने का मौका मिले, उन भाषाओं में व्यक्त करने का मौका मिले। जब हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो उन भाषाओं से शुरू करें। अगर हम शब्द से शुरू कर रहे हैं तो उनके शब्दों से शुरू करें। अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करें, अगर हम सिर्फ एक स्वर की बात करें कि एक स्वर है, तो पुस्तकों में अनार के और से अनार और यही सब देखने को मिलता है। या तो एक तरीका है कि आप अनार ले जाइए क्लास में और बच्चे को बिल्कुल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे दीजिए कि अनार ये होता है। दूसरा तरीका हमने ये सोचा कि जो बच्चे के पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा नॉलेज उसके मस्तिष्क में है, बहुत बड़ा ज्ञान है, तो उसी को इस्तेमाल करें। और से बच्चा क्या बोलता है, से बच्चा अलिंग बोलता है, विच मीन्स वीवर एंड्स, रेड जो लाल चीजें होती हैं। तो हम वहां से हमने इस प्रकार से अपना काम शुरू किया कि बच्चे का जो पूरा नॉलेज है, बच्चे की जो शब्दावली है, बच्चा भाषा सीख के आया हुआ है, वहीं से शुरू किया। अगर उसको दूसरी भाषा सिखानी है, हिंदी वगैरह, तो हम उसमें इसका बच्चे का नॉलेज का ही यूज करेंगे, हम कुछ बाहर से लाकर नहीं डालेंगे। तो बच्चे का नॉलेज जो है उसको हमने बहुत अहमियत दी और वहीं से बहुत सारी बातें निकल कर आई। और इस तरीके से आगे चलते हुए भाषा सीखने की प्रक्रिया में भी हमने बार बार ये कोशिश की कि बच्चे अपने जीवन के बारे में व्यक्त करें, अपने जीवन के बारे में लिखें। एक बार तो ऐसा भी हुआ कक्षा में कि हमने कहा कि चलो आज हम अपने गांव के बारे में कुछ लिखते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है सर, लिखेंगे। और तो कहा कि सबने फिर हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि अरे ये तुम तो अपनी भाषा, तुम्हारी तो अपनी भाषाएं हैं बहुत सारी, उसमें नहीं लिख सकते। तो सब अचंभित रह गए कि अच्छा, हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा मुमकिन है या नहीं। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग था उस समय मेरे लिए कि क्योंकि यहाँ पे जो भाषाएं हैं उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम किसी भी स्क्रिप्ट को उठाकर उसमें लिख सकते हैं। देवनागरी अगर पता है तो हम देवनागरी में लिख सकते हैं। तो बच्चे अचंभित रह गए कि ऐसा मुमकिन भी है कि हमारी भाषाएं लिखी भी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था लिखित रूप में। तो उसके बाद उस पर भी कुछ काम करना शुरू हुआ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें जो बच्चों के द्वारा की गई हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये हमने एक गतिविधि की थी जब हम कक्षा 5वीं में थे, कि बच्चे जो है अपने गांव को बाहर लेकर आए, अपनी प्रस्तुत करें सबके सामने। और सिर्फ लेखनी के द्वारा नहीं, थोड़ी सी चित्रकला के भी द्वारा। जैसे तो हमने अपनी कक्षा में बहुत सारी किताबें पढ़ी बच्चों ने, जो इलस्ट्रेटेड बुक्स होती हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं, उसमें चित्र भी होता है और कहानी भी होती है। हमने बच्चों को कहा कि तुम इस तरीके से कुछ बनाओ। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक जो बच्चा है हड़मा, उसने एक अपने गांव के बारे में कुछ लिखा है और इसने बताया कि हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है और बारिश के वक्त पास वाले नदी में पानी रहता है। इस तरीके से बच्चा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है और चित्र में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पानी का क्या है। उसके बाद इसने कुछ और भी चीजें लिखी है जो निकल के आती है बच्चों के अंदर से कि किस तरीके से हिंसा जो है उसको भी यहाँ पे उसने दर्शाने की कोशिश की है। और ये एक और है एक और बच्चे ने अपने गांव के बारे में लिखा है, जिसमें फिर से जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बच्चे जब एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो हिंसात्मक पहलू है वो बिल्कुल निकल कर आता है बाहर। और इसमें कोई बुराई नहीं है और हमें इसको सैनिटाइज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है और व्यक्त करना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से ये एक कहानी एक कक्षा 6वीं में हमने लिखी थी, जिसे बच्चा बता रहा है कि किस तरीके से जो है अल्कोहलिज्म की वजह से घरों में लड़ाई होती है या कोई एक दूसरे को मारता है। इस तरीके की चीजें गांव में होती है। और ये एक किस तरीके से रात को डांस किया जाता है गांव में, उस पर एक छोटी सी कहानी है। तो ये जब बच्चे इस प्रकार का पूरा क्रिएशन करते हैं और फिर इसको हमने किताब में परिवर्तित किया और वो किताब फिर पूरे स्कूल के बच्चों ने फिर पढ़ी। तो ये एक तरीके से पूरा
ये जो पूरा प्रोसेस है ये बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, हमारी बातें जो है उनका उनकी अहमियत है और उनका अस्तित्व है इस स्कूल में, उसको वैल्यू किया जाता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि जो हमने बात की कि भाषा, और बिल्कुल जब मैं भाषा कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाषा सिर्फ भाषा ही है, भाषा के साथ संस्कृति है, उसके साथ जीवन शैली है, जीवन है, कहानियां है, यहाँ की बातें हैं, सब कुछ जो है मैं एक मुट्ठी में कस कर चल रहा हूँ। तो ये एक चीज हमने पकड़ी काम करने को। और जैसे दूसरी चीज जो हमने देखा कि यहाँ के जीवन के साथ अगर हर चीज जोड़ के पढ़ाया जाए तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से बच्चे जो हैं वो सीखने लगते हैं। तो उसके लिए एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। उदाहरण जो हो सकता है वो है कि मैं कक्षा 5वीं में पढ़ा रहा था। एनवायरमेंट साइंसेस, पर्यावरण अध्ययन में एक पाठ है चींटी नाम का। उसमें चींटी के बारे में अनेक चीजें लिखी गई हैं। अभी उसके बाद परीक्षा में एक प्रश्न आया कि चींटी की 3 विशेषताएं बताइए, और ज्यादातर बच्चे उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं लिख पाए। अभी मैं देखकर बड़ा ही मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था ये कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बच्चों का देखें तो पर्यावरण को लेकर बहुत ही ज्यादा गहरी समझ है। पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनकी जो समझ है उसको बहुत विस्तृत है, बहुत ही गहरी है। और अगर चींटियों के बारे में ही बात करें तो कम से कम 10 से 12 आप अलग अलग प्रकार की चींटियों के बारे में उनका ज्ञान है, और उनके अलग अलग नाम हैं जो ये बता सकते हैं। अभी मेरे लिए वो हर प्रकार की चींटी एक चींटी है या एंट है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो जो ये कॉमन नाउन में हमने बांध दिया है वो कॉमन नहीं है। चींटी का अर्थ उसके लिए कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि हर चींटी अलग है और वो अलग जगह रहती है और अलग तरीके से बिहेव करती है। तो अभी अगर हम बच्चे के ज्ञान जो है पूरे 10 प्रकार की चींटियों के नाम उनको पता है, उनके बिहेवियर उनको पता है, वहां से लेकर अब मैं चींटी पार्ट पे जाता हूँ और उसकी कुछ वैज्ञानिक बातें लेकर आता हूँ तो कुछ तुक बनता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा बिंदु यहाँ से निकल कर आ रहा है वो ये है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको अहमियत देना, कि बच्चे को पहले से बहुत सारी चीजें पता है और उसी पर हम और कुछ चीजें उसको पहले तो हम अहमियत दें और उसी पर और आगे बिल्ड करके कुछ कंस्ट्रक्ट करें, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में भी इसी प्रकार की चीजें बताई गई हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुख्य रूप से हमने पकड़कर काम करना शुरू किया। इसके अलावा एक और काम जो है जिसके बारे में बिल्कुल बताना जो मुझे लगता है कि जरूरी है, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि काफी सारे 100 के लगभग स्कूल जो है वो हिंसा की वजह से बंद हो गए थे। तो उन स्कूलों को वापस वहीं के गांव के लोगों ने ही खोलने के लिए दरकार लगाई और फिर सरकार ने उन स्कूलों को खोल दिया और पढ़ाने के लिए भी गांव के ही जो है युवा जो है वो सामने आए। तो वो हालांकि उन स्कूलों की बहुत अच्छी हालत नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि गांव की तरफ से ही स्कूलों को खोलने के लिए एक जो है बात आई सामने। तो उसको भी मैं थोड़ा सा अगर स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस प्रकार के जो है स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ है। ये लगभग 1.5 साल पहले का चित्र है। 1.5 साल पहले ये स्कूलों को शुरू किया गया है और जो गांव के हैं लोग हैं वो अपना उन्होंने खुद ही निर्माण कर लिया है इन चीजों का। सॉरी। और इस तरीके की का जो है वातावरण इसमें अभी इनकी पढ़ाई शुरू हुई है। तो इन स्कूलों के जो टीचर्स हैं लगभग 80-90 स्कूल शुरू हुए हैं। इनके साथ जो कम्युनिटी टीचर्स जो हैं जो समुदाय से ही आते हैं उन 80-90 शिक्षकों के साथ हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने स्कूलों पर कुछ अच्छी गतिविधियां लेके जा सकें, किस तरीके से पढ़ाना है इस पर कुछ बातें कर सकें।
तो ये जो है अभी तक का जो पूरा जो है जो सुकमा हो गया, सुकमा में शिक्षा की स्थिति हो गई, और जो हमारा काम है वो मुख्य रूप से यहाँ की भाषाओं को लेकर है, और इसके बाद जो है यहाँ के का जो जीवन है उसको हम जो करिकुलम बना हुआ है पहले से छत्तीसगढ़ का, उससे कैसे जोड़े, इन दो चीजों पर जो है पूरा काम आधारित है। और हमारा ये विश्वास है कि इससे बिल्कुल सीखने को का मौका मिलता है बच्चों को, और बच्चे सीखते हैं। और इसके अलावा कुछ दो तीन चीजें और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया, भाषा पे हमने लंबे समय तक काम किया है, और लिखने पढ़ने पर काफी ज्यादा फोकस किया है। तो एक हमारा कुछ बच्चे हमारी क्लास में, क्योंकि मेरी खुद की रुचि कविताओं में रही है, तो हम कविता क्लास में काफी करते रहते थे। कविता और कहानियां सुनना पढ़ना एक आम दिनचर्या का हिस्सा होता था। तो कुछ बच्चे हमारे काफी सारा कविता लिखने लगे थे और कहानियां भी लिखते थे, अपने जीवन के बारे में लिखने लगे थे, डायरी लिखने लगे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक पब्लिक फोरम में ले जाया जाए, और ताकि बाहर के लोग भी जो है सुकमा से, या सुकमा के भी जो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है, वो भी पढ़ पाए। तो हमने एक तो एक बच्चा है, उसका नाम है हिडमा। तो उसने ये ब्लॉग, हमने मिलके उसके साथ ये ब्लॉग बनाया, इसका नाम है हिडमा की दुनिया। तो जिसमें कि हिडमा जो है वो अपने वो जो भी कविता लिखता है, उस और या कहानियां लिखता है, और गांव के जीवन के बारे में लिखता है, वो इस पर वो खुद ही लिखकर फिर यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा नैरेटिव रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो भी लेखन कार्य हुआ है, उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है, वो बाहर के लोगों ने आके लिखा है। बाहर के लोग आए, रहे यहाँ पर, उन्होंने कई जैसे कि वेरियर एल्विन बस्तर में रहे और उन्होंने पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल काम किया, या फिर उसके बाद नंदिनी सुंदर रही और उनका पूरा काम आया। तो यहाँ का जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का कुछ काम नहीं है, ऐसा एक वो सुनने को मिलता है। तो उस वजह से हमने ये ब्लॉग, हमने सोचा कि एक बच्चों की एक आवाज होगी। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखें कि हिडमा की दुनिया में मेरा गांव नया नार, तो यहाँ पर बच्चे ने अपने गांव के बारे में कुछ बातें लिखी हैं कि मेरे गांव का नाम नया नार है, यहाँ पर सभी आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ की मुख्य भाषा गोंडी है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं। और कविताएं बहुत लिखने पर बच्चे बहुत सारी कविताएं लिखने लगे थे, जैसे कि चींटियां, ये कुछ लाइनें अगर मैं पढ़ दूं तो, मुझे सीख मिली चलते चींटियों से, वे कतार में थे शायद परेड कर रहे थे। इस तरीके से ये कविता जो है आगे बढ़ती है। और तो ये जो है ये हिडमा है। अगर ये मैं प्ले कर पाऊं, शायद आवाज पता नहीं आ रही है। तो ये हिडमा है। नीरज, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अभी स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ हाँ हाँ, अभी हुआ है। हाँ, तो मैं जैसा कि कह रहा था कि ये जो है ये ब्लॉग है, जो मेरे क्लास के कुछ बच्चों ने मिलकर बनाया है। इसमें मुख्य रूप से हिडमा एक लड़का है, उसका जो है ये मुख्य किरदार की तरह माना जा सकता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से हिडमा जो है और उसके कुछ दोस्त हैं, वो लोग मिलकर कुछ बातें यहाँ लिखते हैं, कविताएं बहुत सारी लिखते हैं, और कविताओं के साथ कहानियां गांव के जीवन के बारे में ये लिखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है, तो ये एक कविता है, मनवा सुकमा जिला। तो ये गोंडी में ही लिखा गया है, जो कि एक पाठ हमने पढ़ा था दंतेवाड़ा जिला के बारे में क्लास में ही, उससे इंस्पायर होकर एक तरीके से गोंडी में ये कविता लिखी है। तो ये है हिडमा। और इस तरीके से कुछ और, मेरा गांव ये रहा, इस तरीके से ये हिडमा का घर है शायद। और इस तरीके से ये
जो है ब्लॉग, इसमें काफी सारे अभी पोस्ट आ गए हैं। कोविड की वजह से, क्योंकि हिरमा घर चला गया, तो इस पे कुछ काम आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन ये काफी देश भर में बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और काफी सराहा भी। तो ये इसके अलावा और भी काफी काम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस गणित को लेकर, कला को लेकर, सामाजिक विज्ञान को लेकर, विज्ञान को लेकर काफी सारा काम जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विज्ञान को बहुत हैंड्स ऑन बनाया जाए, हाथों से करके सीखा जाए। कला जो है वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक तरीके से कला में बहुत अच्छे मुझे नजर आए हैं, तो वो कैसे और उभरे, और गणित की शिक्षण कैसे हो सकती है आदिवासी क्षेत्रों में, इस पर भी कुछ कुछ काम किया है, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा गहराई में फिर जाना पड़ेगा। तो मैं क्योंकि अभी लगभग 45 मिनट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ, और मे बी अगर कुछ सवाल अगर हम ले सकें, एक दो सवाल, उसको लेकर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, और फिर हम आगे फिर कोविड और उसके बाद क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा, और एक दो सवाल अगर हम ले सकें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। जी यस। हमारे स्कूल के अध्यापक है कसारे सर, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कसारे बिल्कुल। सर। विचार। अनम्यूट करा सर, अनम्यूट। नमस्ते नीरज जी। हाँ नमस्ते सर। बोला सर, बोला। आपने जो अभी बातें बताई, इस पर से ऐसा लगा कि आपका क्षेत्र और हमारा क्षेत्र, इसमें काफी सारी समानता है, और आप इसमें मुख्य और भौगोलिक स्थिति भी सरीकी है। आपने जो मुख्य भाषा, मुख्य बिंदु की बात की है, उसके ऊपर मेरा सवाल है। तो यहाँ मैं लोक बिरादरी आश्रम स्कूल में ही टीचर हूँ। यहाँ जब बच्चे आते हैं पहली से, तो आप जैसे कहे वैसे उनको तो हमारी जो प्रादेशिक भाषा है मराठी, उनका कोई ज्ञान नहीं होता बहुतांश बच्चों को। और जब यहाँ आते हैं तो हम उनके भाषा से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। जब बच्चे बड़े होते हैं, 5वीं से लेकर उधर 7वीं 8वीं की कक्षा तक जाते हैं, बच्चों को बहुत कुछ समझता है, मगर बिल्कुल वो बोलने में हिचकिचाते हैं। हमारी जो प्रादेशिक भाषा है मराठी, उनमें बोलने में हिचकिचाते हैं उनको, यानी वो व्यक्त नहीं हो पाते, उनमें एक प्रकार का न्यूनगंड निर्माण होता है। तो उनमें आत्मविश्वास कैसा जगाए? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जी। तो ये बच्चे, और लिखने में, लिखते तो उनको यदि आप बोले जैसा आपके बच्चे कविताएं करते हैं, आपके बच्चे कुछ निबंध लिखते हैं, ऐसे बच्चों को बोल दिए कि आप लिखिए जरा, तो उसमें व्यक्त होते हैं, वो लिखते हैं, मगर वो प्रकट नहीं होते, ऐसे व्यक्त नहीं होते। तो आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, या इसके ऊपर और कोई इलाज है, वो जरा बताइए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, अगर मैं इस पर कोई एक सॉलिड उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपने अनुभव में जो मैंने देखा है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक बच्चों की भाषा है, और बच्चे अपनी भाषा में आते हैं स्कूल, तो सीखते हैं और उसी में बात करते हैं, और फिर जो स्टेट की भाषा है यानी मराठी है, उस पर जाते हैं, और मराठी में जाने के बाद थोड़ी सी बोलने में या एक्सप्रेशन में, जो व्यक्त करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ये जो है पूरा प्रश्न है आपका। तो इस पर क्या किया जाए? तो एक तरीके से मैं यहाँ पर जैसे देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, तो अंग्रेजी में बिल्कुल वही दिक्कत देखने को मिली है कि बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी सीख जाते हैं, अंग्रेजी के परीक्षा में बहुत अच्छे अंक भी ले आते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी में बात करने को कहेंगे तो बिल्कुल हिचकिचाएंगे, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी होगी। तो मैं ये मेरे क्लास में देखने को मिला है अंग्रेजी को लेकर। तो मेरे हिसाब से कि लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ जो है, ये क्योंकि अगर लिख पा रहे हैं बच्चे, यानी मतलब कि उनमें एक गहरी समझ तो है भाषा को लेकर, और लिख पाने का ये भी मतलब है कि वो व्यक्त करना जानते हैं और वो व्यक्त करना चाहते हैं।
तो जब व्यक्त कर सकते हैं और तो मुझे यहाँ पर एक दूसरा जो प्रॉब्लम है वो नजर आता है कि मे बी शायद लोगों के सामने जो है अपनी बात रखने में वहां पर कुछ समस्या हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं वो मुझे आकर बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बट या फिर अगर हिंदी का प्रयोग करेंगे या इंग्लिश का भी प्रयोग करेंगे तो मेरे सामने शायद कर दें, लेकिन कक्षा के सामने करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो मेरी ऐसे हमने कुछ चीजें कोशिश की कि बच्चे बार बार सामने आए और बार बार अपनी बात रखने का प्रयास करें। तो ये एक जो है मुझे मेरे क्लास में थोड़ा सा काम किया है कि बच्चे हम बहुत सारी चीजें जो भी हमने बच्चों के साथ की, मान लीजिए बच्चे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, तो हमने कहा कि ओके आप ग्रुप में काम करो और हर चीज को आप प्रेजेंट करते जाओ, तो ताकि बाकी बच्चे भी समझ लें। या आप असेंबली में प्रेजेंट कर दो या आप दूसरे क्लास में जाके साथ वाले सेक्शन में जाके प्रेजेंट कर सकते हो क्या। तो मे बी वहां से जो है कॉन्फिडेंस पर थोड़ा सा जो है सुधार हो सकता है। हालांकि ये अगर अगर बड़े स्तर पर इस पे बात किया जाए, जो आपने बहुत बड़ा प्रश्न रखा है कि ये तो पूरे देश में ऐसा होता ही है, अंग्रेजी को अगर ले कि अंग्रेजी भारत की भाषा एक तरीके से मूल भाषा नहीं है और अंग्रेजी में बच्चे अपने आप को व्यक्त करने में 10-10 साल 12-12 साल हिचकिचाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस हमेशा कमजोर ही रहता है और उससे वो बहुत मतलब उससे भी जूझना पड़ता है बच्चों को। ये बहुत मुश्किल है इससे कर पाना। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, कैसे आएगा बच्चे को, ये कई बार बहुत रहस्यमयी भी हो जाता है कि कैसे ही ये आ जाता है। तो मेरे हिसाब से जितना ज्यादा मौका मिलेगा उस भाषा में व्यक्त करने का और लोगों के सामने और जितनी ज्यादा सराहना उसको मिलेगी तो वहां पे कॉन्फिडेंस पे काम किया जा सकता है। तो मुझे तो यहाँ पे इस चीज की बात लगती है, कॉन्फिडेंस की ज्यादा बात लगती है, क्योंकि अगर बाकी व्यक्त कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, भाषा की समझ है, तो व्यक्त तो कैसे भी कर सकते हैं, उसमें तो व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि बिल्कुल व्याकरण तो बोल ही जाओ, तुम बस व्यक्त करो, क्योंकि कई बार उसमें लपेट के बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मैं सही बोल नहीं रही हूँ या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। तो कुछ ये बातें मुझे जो है लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैं सही से उत्तर नहीं दे पाया हूँ, बट ये जो है मुझे लगता है। धन्यवाद। नीरज जी, मेरा ये सवाल है अभी कि जो कोरोना की परिस्थिति आई है उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने घर चले गए हैं, तो उससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ने की आशंका है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, यतेश, मैं ये वाला प्रश्न आपका अगले वाले भाग के बाद ले लूंगा तो चलेगा, क्योंकि उसमें चलेगा। थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। अभी जो हम इस पे कोविड और उसके बारे में बात करेंगे तो उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट वाला। ओके, मैं लिख चलिए। लेता हूँ। और कोई एक सवाल अगर हम ले सकते हैं तो ले लेते हैं। नहीं, आप कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करें, ओके, ठीक है। सर एक मिनट सर, एक सवाल है, हमारे स्कूल के दुबे सर करके है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, अनम्यूट करा सर। बोला सर, बोला। मैं झोड़ेश्वर बोल रहा हूँ। सर, आपने अभी बताए कि जो बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, उस समय जो उनमें डर और स्कूल के तरफ जो अनरुचि है, यानी रुचि लगाव नहीं है, तो छोटे बच्चों में और डर कम करने के लिए आप कौन से उपाय किए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना है। जी, तो धन्यवाद सर प्रश्न करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि मतलब ऐसा डर कम करने का कोई उपाय नहीं है कि मतलब कि डर हो ही ना, ये हमने कोशिश किया। इसमें एक बहुत बढ़िया कहानी है कि मैं और मेरे एक साथी हैं, हमने जब यहाँ शुरू किया पढ़ाना 2015 में,
तो हम जिस स्कूल में जाने वाले थे, तो उस स्कूल में जाने से एक दिन पहले ही वहां के शिक्षकों ने बच्चों को बता दिया कि 2 सर आने वाले हैं, वो बहुत खतरनाक है, वो तुम लोग को बहुत मारेंगे और तुम लोग सीखोगे। तो ऐसा उन्होंने पूरी दशहत फैला दी उस स्कूल में। अभी हम उस स्कूल में पहुंचे भी नहीं है, और कुछ बच्चे इतने डर गए कि वो कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षाओं में भाग गए। कुछ 5वीं के बच्चे दूसरी कक्षा में भाग गए, कुछ 5वीं के बच्चे 4थी कक्षा में भाग गए, और क्योंकि उन्हें इतना डर हो गया कि 2 सर लोग कहीं बाहर से आने वाले हैं, वो बहुत मारते। तो ये जो डर का माहौल है, ये हर स्कूल में यहाँ पर एक तरीके से बनाया ही हुआ है। अगर ये ना भी हो तो हर स्कूल में टीचर को देख के बच्चा डरता है, हर स्कूल में टीचर के पास डंडा होता है, और कई बार तो बच्चे खुद डंडा ले जाके टीचर को दे देते, क्योंकि बच्चे भी इसके इतने वो हो गए, आदी हो गए हैं मार खाने और डांट खाने के, क्योंकि उन्हें भी ये लगने लगा है कि यही एक तरीका है पढ़ने का। स्कूल का जो तरीका है वो यही है, मार खाओ, डांट खाओ, डंडे खाओ, यही। ये एक तरीके से पूरी परंपरा सुकमा में बन चुकी है। हालांकि पहले ही ये आरटी और पहले ही एनसीएफ वगैरह में लिखा जा चुका है कि कैपिटल ये पनिशमेंट जो है नहीं देना है, इस तरीके से मारकाट नहीं होनी है, पर फिर भी सुकमा जैसे क्षेत्र तक अभी ये बात नहीं पहुंची है। अब हम जब कक्षा में जाते हैं तब हम डर की तो बात ही नहीं करते, हम आजादी की बात करते हैं कि बच्चों को आजादी मिले बोलने की, कक्षा में विचरने की, घूमने की। अगर उसे बाहर जाना है तो वो जा सकता है। इस तरीके से कुछ नियम हमारे क्लास में है कि बच्चे को आजादी है, बच्चा बात कर सकता है, डर की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि मैं ना ही बच्चे को मारूंगा, ना ही बच्चे को डांटूंगा किसी चीज के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, और बच्चे अपने आप में ही जो है वो है, इन सब चीजों की मुझे कहीं जरूरत नहीं दिखी अपने पूरे काम में। जो मुझे ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई, और उसके बिना ही सारे बच्चे सीख रहे हैं, और बिल्कुल वो आपकी इज्जत करते हैं, आपसे बहुत, और आप उनसे प्यार करिए, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर आपके बच्चे जरूर आप लोगों पर बहुत प्यार करते होंगे, अगर आप भी उन्हें बहुत प्यार करते होंगे तो, और अगर हम उन्हें इज्जत देते हैं, वो हमें इज्जत देते हैं, तो ये मार डांट ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ी है आज तक। तो डर कम करने जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि डर है ही नहीं एक तरीके से देखा जाए। रेस्पेक्ट है, इज्जत बहुत है शिक्षक की, कि अगर क्लास में हमने एक साल कोशिश किया कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम चलाते हैं, लोकतांत्रिक क्लासरूम, कि बच्चे नियम बनाएंगे सारा कुछ, और मैं भी बच्चों के साथ मिलकर नियम बनाऊंगा, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। वो 2 साल के लिए हमने वो क्लास में रहा, में काम किया, और बहुत बेहतरीन तरीके से कोई बच्चे ही नियम बनाते थे। कोई बच्चा अगर क्लास में थूक दिया तो बच्चों ने ही कहा था कि नहीं भैया ये अलाउड नहीं है, या कोई बच्चा क्लास में कुछ मान लीजिए वो टोबैको प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो चबाते हैं वगैरह वो इस्तेमाल होते हैं यहाँ बहुत, तो वो कोई कर रहा है तो उसके बाकी बच्चे ही खड़े हो जाएंगे कि ये गलत है। और या फिर कोई बच्चा क्लास में भी पढ़ाते समय बहुत तरीके से परेशान कर रहा है किसी दूसरे बच्चे को या शिक्षक को, तो बाकी बच्चे उसको बोलेंगे, तो इस तरीके से अपने आप एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ये अगर लोकतांत्रिक कक्षा अगर का निर्माण करें हम, जिससे बच्चे ही सब कुछ नियम बनाते हैं, बच्चे ही क्लास को चलाते हैं, तो ये हमने बिल्कुल करके देखा है। और कुछ वैल्यूज जो है, मूल्य जो है, वो मुझे लगता है कक्षा के सबसे जरूरी हिस्से हैं, जो कि एक इज्जत देना सबको, प्यार जो है, संवेदनशील रहना बच्चों की तरफ, जो कि बहुत बहुत रेयर देखने को मिलता है मुझे यहाँ पर सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं देखने को मिलती, और बिल्कुल दिल दुख जाता है। और ये कुछ मूल्य हैं जो किसी भी शिक्षक या किसी भी स्कूल के दिल में होने चाहिए, और इसी पर हमारा पूरा काम है। और बिल्कुल डर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। पहले ही सुकमा में इतना डर है, इतनी हिंसा है, इस पर हम क्या डर बना लेंगे? बंदूक के डर से क्या ही बड़ा डर कोई शिक्षक बना सकता है? और इतने डर से के खिलाफ जाके हमें प्यार की बात करनी है। अभी स्कूल में भी डर है, गांव में भी डर है, तब ये तो बहुत बहुत ही फिर बुरी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये बात है। थैंक यू। हाँ, तो यतेश आगे करें, आगे बढ़ाएं बात को। जी जी, आप कोविड के बारे में अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो ये अभी तक का जो
भाग था ये सुकमा, उसके बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, और हमारा कुछ काम जो है उसके बारे में कुछ बातें हमने की। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें मुझसे जरूर मिस हुई होंगी, या मैं बड़ी तेज रफ्तार में भी बोल गया होऊंगा। हो सकता है काफी सारे बातें स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आई होंगी, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोविड-19 आने के बाद क्या सुकमा में कैसी स्थिति है। तो मार्च तक जो है वो स्कूल जो है बिल्कुल चल रहे थे, और मार्च के बाद से जो 24 मार्च लॉकडाउन हुआ, उसके पहले से ही लगभग 15 मार्च के लगभग से स्कूल बंद हो गए हैं। तो एक तो है कि सारे जो डे बोर्डिंग स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सब बच्चे वो गांव के ही थे, और वो तो गांव में ही रहते हैं, तो वो स्कूल बस बंद हुआ है उनका। दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज हुई कि जो आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय जो है वो सारे बंद हो गए। और आवासीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं, जहाँ पे एक एक आवासीय विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ते हैं, और कुछ अलग प्रकार के आवासीय विद्यालय हैं, 50 सीटर आवासीय विद्यालय, वहां पे 50 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारे बच्चे जो है अब इनको वापस गांव भेज दिया गया। अभी गांव में जाने के बाद और स्कूल बंद होने के बाद एक जो बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब पढ़ाई का क्या होगा, बच्चे सीखेंगे कैसे। शिक्षकों के मन में आया कि हम उनको सिखाएंगे कैसे। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे भी मन में आया कि अरे अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं कैसे ये देख सकता हूँ कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो इस पर हमने बहुत प्रश्न करने शुरू किए, खुद से भी आपस में भी, कि सीखने की अगर बात करें सिर्फ, तो गांव में फिलहाल अभी जो बच्चे हैं यहाँ सुकमा में, वो ऐसे भी गांव में बहुत सारे काम हैं जो वो सीख रहे हैं। गांव में अपने काम में बिल्कुल वो उसमें एब्जॉर्ब्ड है, बिल्कुल घुले हुए हैं, और उनके अपने बहुत सारे खेल हैं। अगर मैं गांव जाता रहता हूँ, हाल फिलहाल एक गांव में ही रह के आया, और बच्चों के अनेकानेक खेल हैं, और वो घंटों तक वो खेल खेलते हैं, नई सारी चीजें बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं और उससे खिलौने बनाते हैं, जंगल जाते हैं शिकार करने, बहुत सारी चीज है जो बच्चे करते रहते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा इस देश में एक चर्चा हो रही है कि बच्चे एंगेज नहीं है, या बच्चे डिसएंगेज हो गए हैं एजुकेशन से, पढ़ाई से छूट गए हैं। तो इस पर जो मेरा एक तर्क है, वो अगर मैं ये आदिवासी क्षेत्रों की बात करूं, खासकर से सुकमा अगर लूं, तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कामों में पहले से ही एंगेज हैं। तो यहाँ डिसएंगेजमेंट की कोई बात नहीं है कि छूट गए हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे तो घर तो कोई नहीं बैठता है, सबके पास बहुत काम होता है करने को। और छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, अनेक चीजों बनाकर, पूरा जंगल है खेलने के लिए, पूरी पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, प्रकृति है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि घर में बंद हो गए हैं या लॉकडाउन हो गए हैं, जैसा शायद शहरों में हुआ हो कि घर से ज्यादा नहीं निकल रहे हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है यहाँ पर। उसके बाद एक बिंदु जो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अभी स्कूली शिक्षा का क्या होगा। चलो, शिक्षा तो है, शिक्षा तो घर पे भी होती है, शिक्षा गांव में भी मिल रही है, नई चीजें सीख रहे हैं, खेती का समय है, अभी खेती हो रही है, ये सारी चीजें तो कर रहे हैं बच्चे। लेकिन अभी सरकारी चिंता का भी विषय है और स्कूल का भी विषय है, चिंता का विषय, कि जो पूरी स्कूली शिक्षा है कि भैया ये सब भी तो पढ़ना है, भाषा सीखनी है, गणित सीखना है, विज्ञान सीखना है, ये सब भी जरूरी है, और ये कैसे होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा, शहरों में तो इसके लिए श्योर शॉर्ट उपाय है कि भाई ऑनलाइन चले जाओ, जूम पे पढ़ लो, श्योर शॉर्ट उपाय, बहुत सारे ऐप भी हैं, आप खरीदिए पढ़िए, काफी सारे उपाय हैं। सुकमा जैसे क्षेत्र में जो है ऑनलाइन जैसी बातें करना एक बड़ा मजाक का विषय होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत वीक है। मैं अभी जूम कॉल पर जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं सुकमा मेन टाउन में अभी रह रहा हूँ, और यहाँ पर इंटरनेट आता है, इसलिए। आप थोड़े अंदर गांव में चले जाएंगे तो वहां पे फोन नेटवर्क भी नहीं आएगा, और मोबाइल डिवाइसेस ही कितने लोगों के पास होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर मोबाइल हो भी तो क्या बच्चों के पास मोबाइल होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऑनलाइन माध्यम जो है इस पर बहुत ज्यादा बात करना ही, मुझे नहीं लगता कि इस पर समय बर्बाद करना चाहिए, ऑनलाइन पे कुछ बात की जाए। हालांकि कुछ पहल जो है राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं इस पे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए हैं, कुछ एनजीओ द्वारा भी किए गए हैं ऑनलाइन।
बट वो कुछ ज्यादा कारगर नहीं है सुकमा जैसे क्षेत्रों में। लेकिन ये भी शायद छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में, रायपुर, बिलासपुर जैसे जो जिले हैं जहाँ पे बिल्कुल अनइंटरप्टेड इंटरनेट जिसे कहते हैं वो आता है, तो वहां पे शायद काम कर रहा हूँ। सुकमा जैसे जिलों में बहुत मुश्किल है, इक्का दुक्का कोई पढ़ गया तो पढ़ गया, ये है। तो उसके बाद रही बात की तो फिर क्या होगा, तो इस पर 2-3 चीजें हुई हैं अभी तक फिलहाल सुकमा में। एक जो हम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने एक 50 पेज की एक किताब जैसी तैयार की है, जिसमें काफी सारे वर्कशीट्स हैं, जो कि गणित है, भाषा है, बहुत सारे खेल हैं, कला है, चित्रकला है, पजल्स हैं, बहुत सारे, एक रोचक किताब बनाई है अलग अलग ग्रेड लेवल के लिए। और वो हम गांव, पूरे जिस भी गांव में जा सकते हैं जहां तक हमारी पहुंच है, वहां पर जो है वहां के जो गांव के वॉलेंटियर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर या मेरे कुछ बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं जो ये कर पाएंगे 9वीं 10वीं के, तो वो उनको हम उनके द्वारा पूरे गांव में वो पुस्तक बंटवा रहे हैं, और हर 10 दिन में ऐसी एक पुस्तक बच्चों को मिलती है। तो मुख्य जो इसको करने का ये कारण है कि हमें पता है कि अभी बच्चे स्कूली शिक्षा में जो सीख रही है वो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने सीखा है उसका अभ्यास जारी रहे, उससे जुड़े रहे। तो यहाँ पे जो यतेश ने भी सवाल किया था कि ड्रॉप आउट रेट पे क्या फर्क पड़ सकता है, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि 5-6 महीने बच्चे स्कूल ना जाए, तो बहुत सारे बड़े बच्चे बहुत सारे कामों में लग गए हैं। कुछ मेरे बच्चे ट्रैक्टर आ रहे हैं अभी और खेत जमीन की जुताई कर रहे हैं, तो अभी उनको मजा आ रहा है वो काम करने में। कुछ एक लड़का ऑटो चलाने लगा है और उसको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत नया नया है ऑटो चलाना, एडवेंचरस है यहाँ के रोडों में चलाना, मिट्टी में चलाना, तो अभी उसमें मजा। अब बिल्कुल हो सकता है कि अब वो पढ़ाई ना करे और वो अपना ट्रैक्टर चलाने में ही रहे, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसको जो मन करे वो करे। तो ये बिल्कुल एक संभव है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक जो है जुड़ाव, एक कड़ी जुड़ाव की बनी रहे, कि भैया जोड़ना घटाना है या कुछ करना है, चित्रकला है जो स्कूलों में होता है वो उसको घर में भी करने का मौका मिले। और थोड़ा सा जो ये वॉलंटियर्स वगैरह है ये थोड़ा फैसिलिटेट कर दे रहे हैं, उनकी मदद कर देते हैं बच्चों को रंग वंग देना इस तरीके से। तो ये बच्चे कर रहे हैं, और मैं खुद बहुत सारे गांव में जाकर देख कर आया हूँ और बच्चों से के साथ काम कर रहा हूँ इस पर। तो बच्चों को मजा आ रहा है, वो करना चाहते हैं। एक दिन में 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटा उनके लिए बहुत है, 1 घंटा बहुत पढ़ लिया और वो पढ़ के फिर अपना खेलने चले जाते हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि भैया 1 घंटा ही बहुत है या आधा घंटा ही बहुत है, इतना भी हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, हमें ऐसा लगता है अच्छा ही है। तो ये काम कर रहा है। तो ये चीज हमने अभी करने की कोशिश की है। कुछ और चीजें कोशिश हुई है कि कुछ शिक्षकों ने बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इस पे बहुत विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ बात हुई कि लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, असेंबल नहीं करना है, और फिर एक तरफ अगर कोई शिक्षक अभी भी बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं मुझे कितना रिस्क बहुत है यहाँ इस पर। बट अगर कोई बहुत सेफ्टी लेकर पढ़ा रहे हैं, या अगर अभी अभी किसी के एरिया में अभी नहीं है प्रॉब्लम, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा इस पे विरोधाभास है। तो ये जो है पूरा जो है कोविड का जो है सीन है। इस पर एक लेख भी मैंने लिखा है, कोविड के समय में स्कूली शिक्षा पर क्या है, जो कि न्यूज लॉन्ड्री पर भी छपा हुआ है। वो मैं अगर किसी को कोई पढ़ना चाहते तो वो मैं शेयर कर दूंगा ये पेज में भी आपके साथ, या उस पे एक लंबा पूरा मैंने पूरी एक समीक्षा जैसा किया है, एनालिसिस किया है कि कोविड के समय में कैसी शिक्षा यहाँ पर है या होनी चाहती है, वो एक। तो ये पूरी बात है। तो इस पे एक जो मुख्य बिंदु बन रहा है कि सरकार की तरफ से बहुत प्रेशर है कि बच्चों को सिखाओ, कि किसी तरह उनके पास पहुंचो। मेरा व्यक्तिगत जो इस पे मेरी जो बात है वो ये है कि सुकमा जैसे क्षेत्र में या सुकमा तरीके के आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें पहले से ही सीख रहे हैं बच्चे, और एंगेजमेंट फुल है, बिल्कुल एंगेज है बच्चे। और अगर हम आधे घंटे 1 घंटे भी काम कर गए उनके साथ इस समय में, या हफ्ते में 3 दिन काम कर गए, तो फिर बहुत है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पर पागल होने की जरूरत है कि हमें बच्चों तक पहुंचकर कुछ करना ही है, उनको सिखा देना है इस साल का।
मुझे लगता है कि वो स्कूल जब खुल जाएंगे तब वो जो सीखने की प्रक्रिया है स्कूल में वो फिर से शुरू हो जाएगी। अभी अगर हल्का फुल्का काम उनके साथ कर ले जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रहे हैं और उसको उस सीखने को भी अहमियत देना बहुत जरूरी है कि वो भी सीखना होता है, वो काम सीखना है। तो ये मेरा व्यक्तिगत जो है ये राय है। बिल्कुल ये इस पर कोई भी विरोध कर सकता है कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा बच्चों का, क्या बात कर रहे हो, ये भी कोई बोल सकता है। बट ये मेरा मेरी व्यक्तिगत सोच है। तो ये था जो है कोविड और इसके में। तो ये जो किताबों की मैंने बात की, ये काफी कारगर साबित हुआ है सुकमा में, तो वर्कशीट का काम। और इसके अलावा काफी छोटे सारे प्रोजेक्ट्स भी हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। कुछ किताब बनाना, अपना खुद का, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खाना खुद बना लेते हैं, छोटे से छोटे बच्चा भी यहाँ खाना बनाना जानता है। और तो खाने बनाने से लेकर क्या सीखा जा सकता है, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके उसमें क्या सीखा जा सकता है, इन सब चीजों के कुछ छोटे प्रोजेक्ट भी हम बच्चों के साथ मिलकर बीच बीच में जाकर करते रहते हैं। बिल्कुल हर दिन हम बैठकर बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे हैं, और वो मुझे नहीं लगता करना भी चाहिए। तो लेकिन कुछ कुछ चीजें, ये प्रोजेक्ट हो गया, ये वर्कशीट हो गए, ये चीजें हम करते रहते हैं। तो किसी न किसी तरीके से स्कूली शिक्षा से जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं एक हद तक, अगर पूरी तरह नहीं तो ये था, ये पूरे जो है कोविड की बात हो गई। तो ये जो मैंने सोचा था कि इतनी बात रखूंगा आज, तो इस पर अगर कोई सवाल ले सके। मनीषा करके है, अगर मनीषा पवार करके है, उनको सवाल पूछना था। पर अभी चापले सर। नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है नमस्ते कि सुकमा जिले में 7 या 8 साल पहले सलवा जुड़ुम से या संगठन से कुछ लोग जुड़े थे। उनमें वो संगठन से बहुत सारे गांवों के कुटुंब यानी लोग हैं वो बिछड़ गए। उनका शिक्षा से कैसे नाता जुड़ा गया? जी, पेपर में या कई न्यूज में मैं पढ़ा हूँ और सुना हूँ कि बहुत सारे बच्चे वगैरह स्कूल शिक्षा से दूर हो गए, उनसे कैसे जुड़ाया गया है? बिल्कुल जी। तो सलवा जुदुम जो है वो 2005 में शुरू हुआ था, और 2000 और ये मूवमेंट जो था वो ये था कि गांव वाले जो पूरा जो ऐसे लोग हैं जो इस नक्सलवाद आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इसके खिलाफ जो है कुछ लीडरों ने क्या किया कि गांव वालों को ही उनके खिलाफ खड़ा किया कि गांव वाले ही अपना बचाव करेंगे, और गांव वाले ही जो नक्सलवादी है या नक्सली है उनसे जो है आपस में लड़ाई होगी और बचाव करेंगे अपने गांव का। और ये बहुत बड़ी हिंसा बनी, बहुत सारे गांव इसमें जल गए, और बहुत सारे लोग जो है गांव के गांव तबाह हो गए थे इसमें, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, जो आप कह रहे हैं कि उनको एक जगह से उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, और उनको हटा के एक आईडीपी कैंप्स बनाए गए, जहां पे डिस्प्लेस्ड लोगों को, जो लोग अपने जगह से उखड़ चुके हैं, उनको रखा। तो ऐसे कैंप्स बनाए गए। तो आप सुकमा में अगर आएंगे तो ऐसे बहुत सारे कैंप्स आपको दिख जाएंगे जहां पे लोग रहते हैं, जो कि सब कोई अपने गांवों से निकल कर आया है यहाँ पर रहने के लिए। तो ये हिंसा की वजह से, जैसा आपने पूछा, कि बहुत सारे स्कूल भी नष्ट हो गए थे, और इस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे। और बहुत सारे बच्चे अपने गांव से ही निकल चुके हैं। अब इनको कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसी के लिए सरकार ने क्या किया था कि एक आवासीय विद्यालय शुरू किया, जिसको पोटा केविन नाम से यहाँ पर जानते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो हिंसा की वजह से, हिंसा से प्रभावित हैं, इन बच्चों के लिए ऐसे आवासीय विद्यालय खोले गए। और फिर ये सारे बच्चे आवासीय विद्यालय में आए पढ़ने। इनके लिए ब्रिज कोर्स रहा था, वो ब्रिज कोर्स के थ्रू इनका रेमेडियल एजुकेशन हो गया, इनको सिखाया गया, इनको स्तर पे लाया गया, और फिर ये एक साधारण स्कूल की तरह काम करने लगे।
और दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे आवासीय विद्यालय में नहीं आना चाहते हैं। सब कोई क्यों आया आवासीय विद्यालय में? बहुत सारे बच्चे घर में भी रहना चाहते हैं, उनको घर में अच्छा लगता है। तो उनके लिए वो काफी सालों तक उनके गांव में स्कूल नहीं था, तो नहीं पढ़े। बहुत सारे बच्चे काफी सालों तक पढ़ाई ही नहीं की। ऐसे गांव में आपको 1-2 लोग मिलेंगे जो शायद 12वीं पास कर पाए होंगे, 1-2 सिर्फ। ज्यादातर लोग वहां पे पढ़े ही नहीं सालों से। और हाल फिलहाल जो मैंने कोटा की कुछ तस्वीरें दिखाई, जो स्कूल खुले हैं, जो झोपड़ी वगैरह और लकड़ी वगैरह डाल के बनाई गई है, तो वो हाल पिछले 1.5 साल 2 साल पहले वो स्कूल गांव वालों ने ही शुरू किए हैं। और अब जाके जो है पिछले 1 साल से अब बच्चों को वहां पर शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। मतलब अभी वहां पर क्योंकि वो गांव में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत नक्सल गतिविधियां बहुत तेज है वहां पर, तो वहां पर स्कूल लग पाना एक बहुत बड़ी बात है। और जिन गांव में परमिशन मिला है उन्हीं गांव में तो स्कूल लग रहा है। और फिर स्कूल भी कितने घंटे लग रहा है? क्या स्कूल पूरे 6 घंटे लग रहा है या 2 ही घंटे लग रहा है? ये सब प्रश्न है। और बिल्कुल कई जगह स्कूल जल्दी बंद हो जाते हैं। कई जगह बहुत सारी चीजें पढ़ाने पर भी रोक है कि आप ज्यादा मत पढ़ाइए, बस ABCD अनार के आप पढ़ा दीजिए, 1 2 3 सिखा दो, ऐसी चीजें भी हैं। तो अभी शिक्षा मिलनी उन गांव में बच्चों को शुरू हो गई है, लेकिन अब कहाँ तक पहुंचेगी शिक्षा? बच्चे कितना सीखेंगे? क्योंकि सीखने पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल है। तो ये सब बहुत बड़े प्रश्न अब बनकर आ रहे हैं कि शिक्षा तो मिल रही है अब, लेकिन कितनी या कैसी, कितना सीखना है, सिखाना है, ये सब भी अभी उन जगहों में बना हुआ है। हालांकि अब एक तरीके से ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल है इस जगह में। और अब या तो आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, या फिर अब तो गांव में भी लगभग स्कूल खुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भी बहुत सारे अभी भी गांव हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है। धन्यवाद सर। मनीषा पवार अगला सवाल पूछेंगे आपको सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपने जैसे बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद ही स्कूल गए नहीं हैं, राइट? मतलब जी अशिक्षित जी हैं। तो ऐसे जी में पेरेंट्स का अशिक्षित होने का बच्चों के सीखने और सिखाने, ये दोनों प्रोसेस जी पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ इफेक्ट होता है? जी। आ, दो बातें इसमें फिर से आएंगी कि जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो क्या क्योंकि हमने पहले ही एक चुनौती हमारे सामने पहले ही यहाँ पर मौजूद है कि हमारी जो गांव की जो पूरी शिक्षा एक बच्चे को मिल रही है और स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है उसमें जुड़ाव की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। हो सकता है आपके क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जुड़ाव हो, लेकिन मेरे अनुभव में ये जुड़ाव में कमी है इन आदिवासी एरियाओं में खास करके। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न को लेता हूं। और ये है कि बिल्कुल अगर पेरेंट्स, क्योंकि जो पेरेंट्स का जीवन है, माँ बाप का जो जीवन है और स्कूल में जो हो रहा है उसमें कोई जुड़ाव नहीं है। तो सीधी सी बात है कि पेरेंट्स को स्कूल में बहुत ज्यादा रुचि भी वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने सुकमा में देखा कि मेरे बच्चों के जो माता पिता है उनको कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है कि वो क्लास में अगर मैं बुलाऊं और मैं बोलूं कि आप बैठिए और देखिए आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या देखिए 2 मिनट क्लास में क्या हो, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि क्या ही करेंगे। उनको कोई रुचि नहीं है या फिर समझ बनेगी नहीं बनेगी, इस पे बहुत सारा प्रश्न है। तो वो रुचि नहीं होने की वजह से वो अपने उसका बच्चा जो सीख रहा है स्कूल में उसमें भी उसको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे के सीखने में एक बहुत बड़ा जो है कि बच्चा घर जाके उसका अभ्यास करे। अभी बहुत सारी जगह ये होता है कि स्कूल में कुछ सीखा और फिर घर पे उसका अभ्यास किया, या घर में थोड़ा सा पुश, एक तरीके से पेरेंट्स पुश देते हैं कि पढ़, या थोड़ा वो होता है जो कि कभी कभी अच्छा भी होता है। तो वो वाली जो बात है घर में अभ्यास, घर पे अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, होमवर्क कर रहा है, तो पेरेंट्स से मदद ले सकता है कि नहीं ले सकता। हमारे केस में नहीं ले पा रहा है। तो बहुत सारी चीजों में इन पेरेंट्स का अशिक्षित होना जरूर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि बच्चा जो है स्कूल में शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जरूर ये एक फैक्टर है।
लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है कि वो अशिक्षित है, ये उसकी गलती है, बिल्कुल ये उसकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षक को एक डबल रोल प्ले करना पड़ेगा कि शिक्षक पेरेंट्स के साथ जाकर बातें करते रहे, ऐसे सवाल हमें पेरेंट्स के दिमाग में डालने होंगे जिससे वो ये समझ सके कि वो भी एक कंट्रीब्यूटर है, एक सपोर्ट कर सकता है अपने बच्चे की शिक्षा में। यदि जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, 6वीं क्लास का बच्चा है, अगर वो अपने जाकर बैंक का फॉर्म भर लेता है, पैसे विड्रॉ कर लेता है फॉर्म भरकर, तो उसके माता पिता को समझ में आएगा कि हाँ मेरा बच्चा कुछ तो सीख रहा है। तो ये कुछ बातें अगर पेरेंट्स को पता चले तो वो उसको शायद सपोर्ट कर पाए। लेकिन बिल्कुल ये एक फैक्टर है कि अशिक्षित जो है, जो स्कूल नहीं गए हैं, वो बिल्कुल बच्चे की स्कूली शिक्षा वाली सीखने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर पाते हैं। वो केवल मोटिवेट कर सकते हैं शायद, अगर या बोल सकते हैं कि तू स्कूल जा या स्कूल जाया कर रोज, इस तरीके से, बट बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, अप्रिशिएट कितना कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने कुछ बहुत सुंदर चित्र बनाया है या कोई बहुत अच्छा काम किया है या कोई मेडल जीता है स्कूल में, तो आमतौर पर यहाँ पे गांव में मतलब उसके लिए कोई ऐसा अप्रिशिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड जीवन है। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत ज्यादा दुखी होना, ये सब चीजें यहाँ सुकमा के संस्कृति में तो ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बैलेंस्ड लाइफ रहती है। तो मेडल मिल गया तो बहुत खुश हो जाना, अरे वाह तुम्हें मेडल मिला, तुम तो बहुत अच्छा किया। तो ये अप्रिसिएशन ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर कि बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे आमतौर पर शहरों में होता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है और इस तरीके से चीजें, ये सब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा अप्रिसिएशन जो है वो कॉन्फिडेंस में बहुत काम करता है बच्चे के। तो ये अशिक्षित होने के कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, बट ये बिल्कुल प्रॉब्लम बच्चे के लिए नहीं बनेंगे अगर शिक्षक उस हिसाब से अगर ये समझ के ही काम करे कि पेरेंट्स एक लिमिटेड तरीके से ही सपोर्ट कर पाएंगे बच्चे को, और बाकी मुझे पूरा देखना है, मुझे भी एक तरीके से पेरेंट का रोल प्ले करना है टीचर के साथ साथ, तो मेरे ख्याल से वो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी चीजें तो घर वाले सिखा ही रहे हैं। बच्चे का पूरा पूर्व ज्ञान उनके माँ बाप की वजह से आया है, जिसकी वजह से एक शिक्षक काम कर पाएगा, तो वो बहुत एक जरूरी हिस्सा है। तो उसको अगर ध्यान में रहे तो एक रखकर काम करें, तो एक संवेदनशील तरीके से हम काम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फैक्चुअल बात करें तो फर्क पड़ता है मेरे मानने में। थैंक यू सर। जरूर जरूर। मेरा ये सवाल था कि जो आपने बताया कि कोंटा क्षेत्र में आपके टीचर्स जो काम करते हैं, उनकी आप ट्रेनिंग किस प्रकार लेते हैं? क्षेत्र में लगभग 80 के लगभग ये ग्रामीण स्कूल खुले हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत अंदर के इलाके हैं, तो यहाँ पर तो बाहरी शिक्षकों का जाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद इसलिए गांव के ही किसी युवा को शिक्षक के रूप में यहाँ पे तैयार किया गया है। तो हमारा जो काम था वो ये था कि सबसे पहले तो इनके साथ हमने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, लगभग 1 महीने की थी, जिसमें हमने पूरी और उस किस तरीके के इलाके हैं, वहाँ बच्चों को क्या आता है, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल किस तरीके से है, ये जो युवा वर्ग है ये किस तरीके से है, इन्हें कितनी जानकारी है, इनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनके क्या वीकनेसेस है, कुछ इन चीजों के बारे में हमें जानकारी थी। फिर इनके साथ हमने काफी एक लंबी ट्रेनिंग की, जिसमें हमें पढ़ाने से लेकर बहुत सारी गतिविधियां करी कि एक ये शिक्षक के रूप में थोड़ा तैयार हो सके। हालांकि 1 महीने में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक छोटी कोशिश थी। उसके बाद हम लगातार इन सारे स्कूलों में तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कूल है और भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि जा पाना मुश्किल है। उसके बाद क्योंकि मैंने बताया कि ये हिंसा का गढ़ है, तो वहां पर जाने में बहुत खतरा भी है। तो मेरे कुछ साथी वहां जाते हैं और बहुत मुश्किल भी होती है उनको, क्योंकि वहाँ पुलिस फोर्सेस भी हैं, नक्सल फोर्सेस भी हैं। वहां जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ स्कूल हमने इसमें चुने हैं और उनके साथ जाकर रेगुलर उनके स्कूल में उनके साथ कुछ काम किया जाए, कि पढ़ाने को लेकर उनके साथ मिलकर पढ़ाया जाए। उनको रेगुलर हम तो उनके साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं और उनके स्कूल में जाके पढ़ाते रहते हैं उनके साथ भी। तो ये है, इसके साथ एक पुस्तिका बनाई कि भैया ये पुस्तिका है, इसमें लेसन प्लान वगैरह है, उसको आप देख के उस पर थोड़ा काम कर सकते हो, इसको पढ़ाने की और समझ बना सकते हो, क्या पढ़ाना है बच्चों को, एक वो मिल जाएगा। वरना क्या होता है कि हर दिन ABCD 1 2 3 चलते रहता है और जो गतिविधियां हो सकती हैं या गांव में जो कुछ मुमकिन है उसको ध्यान में नहीं ला पाते हैं कि इतना कुछ पहले से ही गांव में है तो क्यों ना वहीं से सीखा जाए, इसको ध्यान में नहीं ला पाते हैं। तो उसको ध्यान में लाने के लिए हमने एक छोटी पुस्तिका बनाई और फिर वो दी उनको, और लगातार संपर्क में रहते हैं। और एक क्लस्टर लेवल मीटिंग या ब्लॉक लेवल मीटिंग करके इन सारे कम्युनिटी टीचर्स को बुलाना, इस तरीके से एक एंगेज तरीके से चल रहा है। हालांकि कोविड के बाद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हालांकि जो मैंने पुस्तिका की बात की वो उन क्षेत्रों में भी इन वॉलंटियर्स के द्वारा, इन टीचर्स के द्वारा जा रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म जो है एक ये है। हालांकि उन क्षेत्रों में काम करना बहुत ही मुश्किल है और ज्यादातर स्कूलों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, आप ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि जाना मुश्किल है। बारिश के समय में फ्लड हो जाता है और पानी भर जाती है, नदियां पार करके जाना पड़ता है, तो नदियां भर जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। जी जरूर जरूर, यही जब सारी चीजें हैं वो हमारे साथ भी होती है। बहुत सारे प्रश्न है, जैसे कि शेख सर है, सुचिता मैडम है, समय की सीमा की वजह से हम आपके प्रश्न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस विषय पर अगर बोलना चाहोगे तो हम दिन भर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो समस्या है, कठिनाई है, वो सेम ही है लगभग। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, हमें भी आगे अपने जीवन में काम करने के लिए आपके एक्सपीरियंस काम आएंगे। और सारे शिक्षकों को आपकी जानकारी समझ गई होगी, वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए उसको उपयोग करेंगे। आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, आपका समय, बहुमूल्य समय आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और हम यहाँ पे अपने जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे हम अभी एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।